तो आज का टॉपिक हमारा है मार्केट का सेकेंड स्ट्रक्चर जो होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। हमने सेकेंड स्ट्रक्चर में बताया था मोनोपोली। मोनोपोली बीपीएससी का सबसे फेवरेट सेक्शन है। इसमें बार बार वो सवाल पूछती है बीपीएससी। इसमें कई बार सिंगल मोनोपोली पे सवाल आता है, कई बार जो है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को मिलाकर सवाल बना दी जाती है, और कई बार तीनों को मिलाकर यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया जाता है कि तीनों में तुलनात्मक रूप से बताइए विद द व्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड विद द व्यू ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन एंड द आउटपुट डिटर्मिनेशन। मूल्य का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण में तीनों बाजार की स्थितियों में क्या क्या अंतर आती है। अर्थात परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की स्थिति क्या होती है, एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली में संतुलन की स्थिति क्या होती है, और एकाधिकारात्मक बाजार जिसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों में क्या डिफरेंशिएट होता है। बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है इस तरह के सवाल को। तो हम लोग जैसे ही सीगमेंट वाइज परफेक्ट कंपटीशन को जैसे मैंने ख़त्म कराया है किया है, उस तरह से मोनोपोली आज ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मोनोपोलिस्टिक करेंगे और अगले क्लास में ऑलिगो। तो सबको डिफरेंशिएट हम करना जान जाएंगे। तो लास्ट में आपको डिफरेंशिएट्स का भी हम क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे, आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो सेगमेंट में आप जान जाइए कि व्हाट इज़ मोनोपोली, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मोनोपोली, है ना। हाउ ए प्रोड्यूसर कैन गेट इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोली मार्केट। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है, कब प्राप्त करता है, कब संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है, कहाँ प्राप्त करता है। तो इस सारी बातें को हम लोग मोनोपोली में जानेंगे। दूसरा सेगमेंट आएगा हमारा कि हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, और उसी में कभी कभी जोड़ के पूछता है मूल्य एवं उत्पादन यानी कि आउटपुट एंड द प्राइस। हाउ आउटपुट एंड प्राइस इज डिटरमाइंड इन द मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण किस तरह होता है। देखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे इक्विलिब्रियम आएगा, आउटपुट डिटर्मिनेशन आएगा या प्राइस डिटर्मिनेशन आएगा, आंसर हम लोग कॉमन लिखेंगे। आंसर को उसी तरह से डेकोरेट करके बनाएंगे हम लोग, आज पढ़ाएंगे उसी तरीक़ा से कि आपका कॉमन आंसर तैयार रहेगा, आपके पास रेडीमेड आंसर रहेगा। और बीपीएससी अगर शॉर्ट आंसर में पूछती है केवल इक्विलिब्रियम, तो हम इक्विलिब्रियम उठा के वहाँ लिख देंगे। अगर हमसे प्राइस डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन पूछती है तो वो सेगमेंट हम लिख देंगे। यानी वी विल बी रेडी फॉर द राइट आंसर एनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड बाय द बीपीएससी। जो पूछा जाएगा वो हम लिखेंगे वहाँ। तो इस तरह से हमारा प्रिपरेशन जो है ऑल सेगमेंट को टच करके चलेगा, जिससे कि अगर कोई भी सवाल आता है तो हमसे छूटेगा नहीं, उससे हमारा बाहर नहीं जाएगा। दूसरा सेगमेंट है, एक बार बीपीएससी जो है लॉन्ग टर्म में भी पूछ चुकी है कि लॉन्ग टर्म में एक अधिकारी को कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होती है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है या लॉस होता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ये अब उसमें है कि कई जगह अंडर द ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है, एक्सेस ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है और लेस देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है। ये सब स्थिति को हम लोग 3 डायग्राम से अलग से विस्तार रूप से देखेंगे। ये सवाल बीपीएससी पूछी नहीं है, लेकिन चूंकि अनटच एरिया है, यह अनटच एरिया है और मोनोपोली बीपीएससी का फेवरेट सेक्टर है, जोन है, जिसे सवाल हर बार बनाती है, पूछती है, तो उसको भी हम लोग लास्ट में लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमम प्रोडक्शन, अंडर ऑप्टिमम प्रोडक्शन और एक्सेस प्रोडक्शन एक मोनोपोली किस तरह से करता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या टर्म्स होता है। तो मेरा इतना ही सेगमेंट है। एक मोनोपोली में इतना ही तरह का सवाल बीपीएससी अब तक आपसे पूछ चुकी है। सवाल को जब हम नज़र 39वीं से लेके अब तक हम सवाल को देखते हैं कि मोनोपोली में बीपीएससी ने सवाल कितना बार बनाया है और किस तरह से बनाया है, तो 40वीं बीपीएससी में हम देखते हैं, लिखता है कि एकाधिकारी फर्म के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या करें। डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली, डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। एक एकाधिकारी का अल्पकाल में संतुलन और दीर्घकाल में संतुलन की व्याख्या करें। ये फुल लेंथ का क्वेश्चन है 50 नंबर का। उस समय तो क्वेश्चन 40 नंबर का हुआ करता था, अब चूंकि 50 नंबर का आपका सवाल है तो इसमें आपको जो है ये 40वीं बीपीएससी में पूछ चुका है एक सवाल। पुनः 43वीं बीपीएससी में उसने सवाल को पुनः रिपीट किया है। उसी सवाल से तोड़ के एक अलग सवाल उसने निकाला, केवल लिखता है अल्पकाल में एकाधिकारी संतुलन कैसे प्राप्त करता है। देखिए वैसी सवाल है, एक छोटा सा सेगमेंट निकाल के डाल दिया इसमें।
तो इस तरह से हम लोग देखें केवल अल्पकाल में एकाधिकारी संतुलन कैसे प्राप्त करता है, छोटा सेगमेंट है ये 43 बीपीएससी में आपको रिपीट किया गया है। फिर जो है आप देखेंगे 43 बीपीएससी में ही जो है पुनः दूसरे सेगमेंट में सवाल को डाला था कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में तुलनात्मक अंतर बताएं, जो अभी आपको बता रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अगर हम तीनों सेगमेंट को अलग अलग जान लेंगे तो हम डिफरेंशिएट वहाँ कर सकते हैं। मोनोपोली को आपको हमने फुल कमांड करा दिया, उसी तरह मोनोपोली पर परफेक्ट कंपटीशन को फुल कमांड करा दिया, उसी तरह मोनोपोली पे फुल कमांड करा देते हैं और मोनोपोलिस्टिक पे करा देते हैं। आप हर हाल में लिखने में सक्षम हो पाएंगे, वहाँ आराम से लिखाएगा आपको, लिख पाएंगे वहाँ पर। तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये ट्विस्टिंग करता है। फिर जाके 53 से 55वीं में उसने पूछा है, क्वेश्चन को रिपीट किया है उसने पूछा है एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में किस प्रकार कीमत निर्धारित होता है। देखिए अभी तुरंत बताया आपको कि एक सेगमेंट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द मोनोपोली मार्केट, दूसरा सेगमेंट पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मोनोपोली। इस बार आउटपुट डिटर्मिनेशन पूछ दिया उसने, प्राइस डिटर्मिनेशन पूछ दिया। तो दो ही सेगमेंट में क्वेश्चन घूम रही है, एक और इक्विलिब्रियम घूम रही है और एक और प्राइस डिटर्मिनेशन घूम रहा है। इस दोनों को हम फुल कमांड कर लेंगे और बीपीएससी पूछती है पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर हाल में लिखने में सक्षम रहेंगे, हमारे पास कैपेसिटी होगी, कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, हम लिखेंगे वहाँ पर। इस तरह से आपको 60-62वीं में भी सवाल उसने मोनोपोली से उसने रिपीट किया है, वहाँ भी उसने प्राइस डिटर्मिनेशन को बताया है। उसके बाद ये सवाल नहीं आया है। तो इस बार आप लोग 67th हो, ऑडिटर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, इस बार मार्केट से मोनोपोली से सवाल रहेगा, क्योंकि कई गैप 4 साल का गैप हो गया है और गैप होने के पश्चात बीपीएससी का नज़र वहाँ जाता है। जब क्वेश्चन सेटर सेट करता है तो वो देखता है कि कौन सा सवाल नहीं पूछा गया है, उसे आसानी से वहाँ क्वेश्चन सेट करता है वो। तो इस तरह से हम देखेंगे, हमारा पैटर्न यही रहेगा कि जितने भी बीपीएससी ने सवाल पूछा और जो सवाल आने की संभावना है वो सारे को समेट कर चलेंगे, तो हमारा मोनोपोली कमांड हो जाएगा। चलिए कम टू द पॉइंट। आपको मैंने फर्स्ट पेज में बता दिया कि बीपीएससी किस तरह का सवाल पूछती है, अब तक किस तरह का सवाल पूछा है और आने वाला समय में किस तरह का सवाल पूछेगा। ये दिमाग में रख के चलना है। अगर क्वेश्चन का पैटर्न पता हो, ट्रेंड पता हो, एनालाइजिंग पता हो, तो एक विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं समझने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्या पूछता है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन फॉलो करते हैं तो आंसर का फॉर्मेटिंग आपके ब्रेन में चलने लगता है और आसानी से आप वहाँ लिख पाते हैं, लिखने में सक्षम होते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं मोनोपोली है क्या, मोनोपोली क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, मोनोपोली एग्जिस्ट क्यों करता है मार्केट में, कंडीशंस क्या होता है इक्विलिब्रियम का, और प्राइस डिटर्मिनेशन किस मेथड से किया जाता है। ये सारे 5-6 सेगमेंट को हम इसमें देखेंगे कि मोनोपोली क्या कहता है। देखिए ये तो वर्ड से ही क्लियर है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और पोली का अर्थ होता है सेलर्स, यानी कि वैसा बाजार की स्थिति, वैसा बाजार का मार्केट जहां पर सिंगल सेलर हो, एक विक्रेता हो। अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि देयर आर सो मेनी सेलर्स एंड द बायर्स, यानी बाजार में काफ़ी विक्रेता होते हैं, अधिक मात्रा में विक्रेता होते हैं और सेलर्स भी और खरीदार भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। सिंगल सेलर, एक विक्रेता होगा, एक विक्रेता रहेगा वहाँ, यानी कि बाजार की वह स्थिति, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी विशेष वस्तु की केवल एक विक्रेता विद्यमान हो। द सिचुएशन ऑफ सच टाइप ऑफ मार्केट वेयर द ओनली वन सेलर एग्जिस्ट फॉर सेलिंग ए स्पेशलाइज्ड गुड्स। विशेष वस्तु को बेचने के लिए, किसी विशेष वस्तु को बेचने के लिए एक ही विक्रेता बाजार में उपलब्ध है, तो वह हम एकाधिकार बाजार बोलते हैं, उसको हम मोनोपोली मार्केट करते हैं। तो अब ये कॉमन सी बात हो गई, यहीं से डिफिनेशन निकल जाता है। क्या क्या इसका फीचर्स निकल जाएगा कि पहला फीचर्स हो जाएगा इसका, यानी कि इसकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी, पहला डिफिनेशन से ही निकल गया। पहला निकल गया सिंगल सेलर, यानी एक विक्रेता बेच रहा है वस्तु को। प्राइस हाई, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उस पर कीमत पर उसके पूरा कंट्रोल ओवर होता है, उसका नियंत्रण होता है। अर्थात जिस वस्तु को वह बेच रहा है उस पर उसको एकाधिकार है और एकाधिकार होने के कारण वह प्रयास करता है बाजार में कि ऊंची कीमत पर वो बेचे उस वस्तु को, क्योंकि मोनोपोली है और एकाधिकार है। अर्थात उसका कोई भी कंपटीटर मार्केट में नहीं है, उसको compete करने के लिए कोई भी प्रतिद्वंदी बाजार में उपलब्ध नहीं है, और कोई प्रतिद्वंदी नहीं होने के कारण, कोई दूसरा सेलर नहीं होने के कारण प्राइस पर उसका कंट्रोल ओवर होता है, नियंत्रण होता है, और वो हमेशा ऊंचे मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है, तो हाई प्राइस वो गेन करेगा।
तो हाई प्राइस हो जाता है यहाँ पर। हिंदी वाले लिखते जाएंगे। इसी से निकल गया प्राइस मेकर होता है वह, यानी मूल्य निर्धारक। अर्थात जिस तरह हम देखे थे कि फर्म जो है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि फर्म इज़ द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर। लेकिन यहाँ पर हम मोनोपोली में देखेंगे कि यहाँ पर जो मोनोपोली फर्म होगा वह प्राइस मेकर होगा, मूल्य का निर्धारण करेगा। वो मूल्य खुद निर्धारित करेगा, किसी मार्केट से मूल्य को ग्रहण नहीं करेगा, वो टेक नहीं करेगा, टेकर नहीं होगा, वो मेकर होगा, मूल्य को बनाएगा वहाँ पर वो। चौथा होगा कि चूंकि सिंगल सेलर है तो कोई फर्म मार्केट में नहीं है, कोई फर्म मार्केट में नहीं है, कोई कंपटीटर नहीं है, और ये एक मोनोपोली चाहता है कि कोई फर्म आए भी नहीं, कोई फर्म उसको प्रतिद्वंदी देने के लिए मार्केट में आए भी नहीं। तो अर्थात यहाँ चौथी विशेषता पर क्या निकलता है, जो एंट्री ऑफ द फर्म है, न्यू फर्म, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, रुकावट रहती है, उसमें बाधा रहता है। तो रेस्ट्रिक्शन फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म को बाजार में आने के लिए रुकावट रहती है, बाधा रहता है, उसको नहीं आने देगा ये, क्योंकि आएगा तो कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन होगा तो मोनोपोली से डुओपोली हो जाएगा, कुछ और फर्म आ जाएंगे तो ओलिगोपोली हो जाएगा, तो फिर इसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा, एकाधिकार खत्म हो जाएगा इसका। तो रेस्ट्रिक्शन फॉर द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म हो जाता है। पांचवा विशेषता इसका क्या निकल के आएगा, फर्म एंड इंडस्ट्री सेम हो जाएगा। ये वो नहीं लगाता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है, लगा हुआ रहता है। चूंकि देखिए जैसे ही कोई नया फर्म आएगा तो उस फर्म को बाहर करने के लिए एक मोनोपोली अपने प्राइस को कम करेगा ताकि उसको लॉस हो जाए और वह पुनः मार्केट छोड़कर चला जाए। वह अपने उत्पाद पर कंट्रोल होता है, कोई मत बोलिए, सुनते रहिए चुपचाप। वह अपने प्रोडक्शन पे कंट्रोल ओवर रहता है, उसका सप्लाई पे कंट्रोल रहता है, प्राइस पे कंट्रोल रहता है। तो वह बाजार में ऐसी परिस्थिति बना देता है कि कोई दूसरा एंट्री ही नहीं करे, क्योंकि वह लार्ज होता है। देखिए इस लाइन से क्लियर हो जाएगा, फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। क्योंकि जो भी मोनोपोली होता है उसका लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है, उसके मार्केट की शेयर 70 to 80% बनी रहती है। अब जैसे भारतीय रेल है, भारतीय रेल क्या है, गवर्नमेंट का मोनोपोली इंस्टीट्यूशन है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। इतनी बड़ी भारतीय रेल पूरे भारत में है कि कोई नहीं आ सकता है। ONGC है, ऑल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसकी अपनी मोनोपोली है, कोई नहीं आ सकता है दूसरा। तो इस तरह से ये लोग बहुत बड़े बड़े फर्म, रिलायंस का जियो है, जियो जब आया बाजार में तो कितने मोबाइल को बाहर कर दिया, सारे इंडस्ट्री को बाहर कर दिया। अकेला मोनोपोली 70 से 80% पूरे मार्केट में मोनोपोली ले लिया रिलायंस जियो ने। क्यों लिया, क्योंकि इतना सस्ता कर दिया अपने प्रोडक्ट को कि पूरे मार्केट पर कंट्रोल ओवर कर लिया, डिमांड को कंट्रोल ओवर कर लिया, प्राइस को मिनिमम करके फिर मैक्सिमम कर लिया। इस तरह से उसका मार्केट कंट्रोल ओवर हो गया। तो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म को रेस्ट्रिक्शन रहता है, इसलिए वह जो है एंट्री, उसका इजी एंट्री नहीं होता है फर्म का। वो आने के लिए सोचना पड़ता है कि हम इस बड़े जंबो इंडस्ट्री के पास टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। अब रिलायंस जियो के सामने कौन मोबाइल वाला टिक पाएगा भारत में। तो यही कारण है उसका, क्योंकि इकोनॉमिक स्केल के कारण जो है वह रेस्ट्रिक्शन बना रहता है उस मार्केट में, और फर्म और इंडस्ट्री एक ही हो जाता है वो, यानी फर्म नाम होता है लेकिन एक बड़ा अपने आप में वो इंडस्ट्री होता है। वो इस तरह से वो करता है अपना। हाँ, छठा होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेद करता है ये। और भी कई फीचर है लेकिन मेन हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत फीचर्स नहीं लिखना है हमारा, क्योंकि कोर बातें हैं इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, वहाँ तक चलना है। ये सब ग्रेजुएशन में या +2 वगैरह में आप लोग को आता है कि इसकी विशेषताएं लिखे, ये लिखें। BPSC नहीं पूछती है कभी, लेकिन आपको जानना है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है मूल्य विभेद। मूल्य विभेद का अर्थ हुआ, चूंकि बाजार में सिंगल सेलर है, एक ही विक्रेता है, उसकी मोनोपोली है, यानी ही इज द किंग ऑफ मार्केट, वह बाजार का राजा है। एक मोनोपोली, रिलायंस इज द किंग ऑफ मार्केट इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल की दुनिया का रिलायंस एक किंग है भारत में आज के डेट में। तो किंग है वो, तो किंग है तो उसका मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब मेरा मन, मेरा अधिकार, सिंगल, यानी आई विल डिसाइड सच टाइप्स ऑफ प्राइस दैट विल बी द मार्केट प्राइस। मैं जो प्राइस निर्धारित करूंगा वही बाजार मूल्य होगा, उसी बाजार पे बिकेगा वो। तो वो मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है, अर्थात एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग बायर से अलग अलग लेता है वो। दैट इज कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसको मूल्य विभेद बोला जाता है। यानी एक ही वस्तु के लिए, एक गुड्स के लिए एक कीमत नहीं बल्कि अलग अलग कीमत लिया जाए तो वह मूल्य विभेद कहलाता है। और ये कौन करता है, ये मोनोपोली करता है। ये मोनोपोली ही कर सकता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो नहीं होगा, इसलिए कि सबके पास कीमत समान है,
सबके पास होमोजेनस गुड्स है तो वहाँ तो ले नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ लेगा, ये प्राइस विभेद लेगा, अलग अलग लेगा। अब जैसे देखिए दिल्ली में किसी चीज़ का दाम कम है और पटना में दाम ज़्यादा है उसका। जहाँ प्रोडक्शन यूनिट होता है वहाँ दाम कम होता है, और जहाँ रिमोट एरिया होता है वहाँ दाम बढ़ा कर लेता है। क्यों लेता है? वही प्रोडक्ट है, वही सेलर्स है, वही क्वालिटी है, वही विशेष वस्तु है, फिर भी वह अलग अलग वस्तु अलग अलग एरिया में अलग अलग व्यक्ति से, अलग अलग बायर से अलग अलग दाम लेता है। तो दीज आर द फीचर्स, ये फीचर्स है इसका, जो एक मोनोपोली मार्केट में पाया जाता है। ये सब एग्जिस्ट करता है, वहाँ रहता है, और इसी सब के कारण जो है, इसी से डिफिनेशन निकलकर मोनोपोली मार्केट का आपको आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब